यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसीजर्स में। जो लोग सिस्टम में नए हैं, होटल इंडस्ट्री में नए हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत ही कॉमनली यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो प्रोसीजर है ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो है इसको हैंडल करता है और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी किसी किसी जगह पर किन्हीं किन्हीं होटल्स ब्रांड्स के अंदर इसको हैंडल करता है। तो आज हम इस जो पूरे प्रोसीजर को, ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस प्रोसीजर को जो है हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हम उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉस्ट एंड फाउंड होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से फॉर्मेट्स एंड पेपर्स यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि लॉस्ट एंड फाउंड जो होता है वो किन किन कैटेगरी में फॉलो आउट होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसीजर ओवरऑल होता क्या है और इसको हम फॉलो कैसे करते हैं। तो जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड की चारों कैटेगरी की फुल डिस्क्रिप्शन, फुल प्रोसीजर, फुल एसओपी होती क्या है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को दबाया नहीं है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास आने वाले सारे ट्रेनिंग क्लास और सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पहुंचते रहे। तो दोस्तों बात करते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है। तो देखिए, जो लोग होटल इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो लोग इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको पता है कि लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में क्या आइडिया है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। बहुत सारे लोगों को काफी कुछ पता है, बट जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग चाहते हैं कि इसके बारे में और नॉलेज मिले, इसके बारे में और डिस्कशन हो, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि लॉस्ट एंड फाउंड एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके फर्दर इंटरव्यूज में, जब आप एग्जीक्यूटिव के लिए, सुपरवाइजर के लिए, इवन जीएसएस के लिए भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या सिक्योरिटी हेड के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पे ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। और जो सामने बैठे हुए होते हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस प्रोसीजर के बारे में आपको डीप नॉलेज हो। तो हम आज बात करेंगे और आपकी सारी जितनी भी शंकाएं हैं, क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक और एंड तक देखना जरूर पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है। तो इस किसी भी होटल के अंदर, किसी भी होटल प्रीमाइसेस के अंदर, मेन गेट से लेकर के पूरे होटल के अंदर कहीं पे भी जहां पर गेस्ट आ रहे हैं और उस एरिया को गेस्ट यूज कर रहे हैं, मैं बैक एंड की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूं, जिस एरिया को गेस्ट यूज कर रहे हैं उस एरिया में कभी भी अगर वो किसी भी चीज को, अपने वैल्यूएबल्स को, अपनी बिलोंगिंग्स को छोड़ के चले जाते हैं गलती से, या भूल जाते हैं, या किसी भी कारण उनसे छूट जाता है, तो उसको हम जो है लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी में डालते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड का हिंदी में जो है उसको हम कह सकते हैं कि खोया पाया। ठीक है, किसी का खो गया और किसी ने पाया। तो जो खो गया वो होता है गेस्ट, जिसका खो गया वो उसको कहते हैं गेस्ट, और जो पाता है वो होता है होटल डिपार्टमेंट। तो आपको क्या करना है, लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में सिर्फ इतना से जानना है कि कोई भी ऐसी चीज जो गेस्ट की बिलोंगिंग्स है वो हमारे होटल के अंदर छूट गई है या रह गई है, उसको हम लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट के अंदर हमें उसको जमा करवाना है। एक उसका प्रोसीजर है जो हम वीडियो के लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। उस प्रोसीजर के बारे में आपको बताएंगे, उसको हम लॉस्ट एंड फाउंड कहते हैं। ये लॉस्ट एंड फाउंड आपका बैंक्वेट में हो सकता है, रेस्टोरेंट में छूटा हो सकता है, लॉबी के अंदर छूटा हो सकता है, या ऐसे गेस्ट जो अपने रूम में रह करके चले गए उनके रूम में छूटा हो सकता है, आपके स्पा में छूटा हो सकता है, स्विमिंग पूल में छूटा हो सकता है, मेन गेट पे छूटा हो सकता है, मेन पोर्च पे छूटा हो सकता है, या किसी ऐसे और एरिया में या पब्लिक एरिया में छूटा हो सकता है। किसी भी एक ऐसे एरिया में छूटा हो सकता है जहां पर गेस्ट ने कोई फंक्शन किया है, या कोई मूवमेंट हुआ, या कोई छोटी पार्टी हुई है, या कोई स्टे हुआ है, या कोई मीटिंग हुई है, मीटिंग रूम के अंदर मीटिंग हुई है, किसी लॉन्च के अंदर कोई छोटा सा फंक्शन हुआ है, या कोई मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इन सब जगहों पर ये चीजें आपको मिल सकती हैं। एग्जांपल कैसे, जैसे किसी का जूता, टी शर्ट, किसी का पेन, डायरी, बैग, लैपटॉप, पाम टॉप, कुछ भी छूटा हो सकता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट जो होता है, लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसीजर होता है, उसको रन करने के लिए कौन कौन से मेजर डॉक्यूमेंट आपको जरूरत होते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो जरूरत होते हैं वो बहुत सिंपल है। पहला डॉक्यूमेंट लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर, जिसका एक सेपरेट फॉर्मेट होता है। ऑलमोस्ट बेसिक फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो नॉर्मली कॉमन होता है, बाकी थोड़ा बहुत हर होटल के अंदर, हर होटल, हर ब्रांड के अंदर चेंज होता है। उसके बाद आपको लॉस्ट एंड फाउंड का डिस्पोजेबल फॉर्म चाहिए होता है। जब आप लॉस्ट एंड फाउंड डिस्पोज ऑफ करते हैं या उसको किसी को देते हैं तो उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो उसके लिए आपको डिस्पोजेबल फॉर्म की जरूरत पड़ती है, या आप डिस्पोजेबल रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो दूसरा आपको डिस्पोजेबल रजिस्टर चाहिए। तीसरा आपको लॉस्ट एंड फाउंड स्लिप चाहिए, जो डुप्लीकेट कॉपी में होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों अलग अलग कलर की होती है। कोई भी कलर हो सकते हैं, येलो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, रेड हो सकता है, या पिंक हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, किसी भी 3 कलर में होगा। यूजली ये व्हाइट, येलो एंड पिंक में होती है। तो पहली, दूसरी और तीसरी कॉपी डुप्लीकेट होती है और कार्बन कॉपी होती है। तीनों कार्बन कॉपी होती है। आपको फर्स्ट कॉपी पे लिखना और नीचे 2 कॉपियां जो लगी हुई है वो कार्बन
उस पर कॉपी करता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन कौन से 4 फॉर्मेट की जरूरत होती है। आपको ट्रिप्लिकेट कॉपी चाहिए जिसको लॉस्ट एंड फाउंड स्लिप कहते हैं, आपको रजिस्टर चाहिए, आपको डिस्पोजेबल फॉर्म चाहिए। चौथा क्या चाहिए? चौथा चाहिए आपको गेट पास। ठीक है, तो गेट पास जो है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास रहता है, बाकी ये तीनों फॉर्मेट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के पास रहते हैं। जो गेट पास है वो जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं सारी चीजें, तो उस पर आपको ये सारी चीजों की एंट्री करनी होती है, जिसके माध्यम से ये होटल के सारा सामान बाहर जाता है एट द टाइम ऑफ एंड, जब आप अपने आइटम्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये 4 चीज। अब कौन सा गेट पास जरूरी होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। नॉन रिटर्नेबल गेट पास, NRGP। क्या? NRGP, नॉन रिटर्नेबल गेट पास में इसमें प्रोसीजर में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। तो हमने 2 चीजों पे बात कर ली, लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है, दूसरी चीज कौन कौन से फॉर्मेट इस्तेमाल में आते हैं। अब तीसरी चीज कि लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। अगर हमें कोई सामान मिलता है तो हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, कैसे उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो लॉस्ट एंड फाउंड की पहली कैटेगरी होती है पेरिशेबल। पेरिशेबल कैटेगरी क्या होती है? पेरिशेबल कैटेगरी में वो आइटम जाते हैं जो 72 घंटे के अंदर, 0 से 72 घंटे के अंदर खराब होने के चांसेस होते हैं या स्पॉइल होने के चांसेस होते हैं, जिसमें बेसिकली फूड आइटम आते हैं, उनको हम पेरिशेबल कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद आपका आता है नॉन वैल्यूएबल। नॉन वैल्यूएबल चीजें वो होती हैं जो 0 या 1 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के अंदर अंदर आती हैं, और उनको हम डिस्पोज ऑफ टाइम उनका होता है 1 महीना। उनको हमें 1 महीना रखना होता है, उसके बाद हम उसको डिस्पोज ऑफ प्रोसीजर से उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे आइटम्स जो 1000 रुपए तक के होते हैं उनको हम नॉन वैल्यूएबल में डालते हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल कैटेगरी वो होती है जो आइटम आपके 1000 रुपए से लेकर के 3000 तक या 5000 तक आते हैं, उनको हम वैल्यूएबल में डालते हैं। उन आइटम्स को उनकी हम वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन कौन करता है? डिपार्टमेंट का हेड, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। और अगर कोई आइटम ऐसा जिसमें कोई डाउट है तो हम फाइनेंशियल कंट्रोलर, जो यूनिट के फाइनेंशियल कंट्रोलर, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और दोनों मिलकर के उसकी वैल्यूएशन निकाल देते हैं और वैल्यूएशन के हिसाब से हम कैटेगरी में डाल देते हैं। तीसरी कैटेगरी का कौन सी होती है? तो पहली हो गई आपकी पेरिशेबल, दूसरी हो गई आपकी नॉन वैल्यूएबल, तीसरी हो गई आपकी वैल्यूएबल, और चौथी कैटेगरी कौन सी हो गई? चौथी कैटेगरी हो गई वेरी वैल्यूएबल। अब वेरी वैल्यूएबल के अंदर हम कौन सी चीजें डालते हैं? वेरी वैल्यूएबल के अंदर हम वो चीजें डालते हैं जो 5000 से लेकर के किसी भी कॉस्ट तक हो सकती हैं, जैसे कि महंगा जूता हो गया, ब्रांडेड टी शर्ट हो गई, ब्रांडेड जैकेट हो गई, सोने की चेन हो गई, डायमंड हो गया, घड़ी हो गई, कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी महंगी हमें दिख रही है, या मोबाइल फोन हो गया, पम्प टॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, एयरफोन्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज जो हमको थोड़ी महंगी दिख रही है, 5000 से ऊपर की दिख रही है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम डालते हैं वेरी वैल्यूएबल में। वेरी वैल्यूएबल की टाइम पीरियड क्या होता है? वेरी वैल्यूएबल का टाइम पीरियड है जो रखने का, वो होता है आपका 3 महीने से ऊपर। और वैल्यूएबल जो इससे पहले वाली कैटेगरी थी उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 1 महीने से 3 महीने तक, और नॉन वैल्यूएबल का 1 महीने तक। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इन चारों कैटेगरी के अलावा एक छोटी सी कैटेगरी और होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में, उसको कहते हैं लिकर कैटेगरी। लिकर कैटेगरी कब काम आती है? जब हमारे पास कोई लिकर हमें मिल जाए, यानी कोई शराब या कोई मदिरा या कोई वाइन या कोई विस्की या कोई स्कॉच, ऐसी कोई भी चीज जो लिकर की कैटेगरी में आती है, उसको हम एक अलग से सेपरेट उसका रजिस्टर मेंटेन करते हैं, या उसी लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर में आधे पार्ट में लिकर का मेंटेन करते हैं और हम इसको लिकर की कैटेगरी में डालते हैं। लिकर की कैटेगरी का एक प्रोसीजर अलग से है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा छोटे से तरीके से। अब हम बात करते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड का प्रोसीजर क्या है। लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसीजर क्या है? सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के स्टोरी बनाता हूं। अगर मुझे 101 नंबर कमरे के अंदर एक शूज जो कि थोड़ा सा पुराना है और एक घड़ी मिली, तो मैं उसको कैसे लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसीजर में करूंगा? अगर मैं एक रूम जीएसए हूं, मैं कमरा बनाने जा रहा हूं, या मैं फ्लोर सुपरवाइजर हूं, एग्जीक्यूटिव, और मुझे एक जूता जो थोड़ा सा पुराना है और एक घड़ी जो थोड़ी महंगी है, 5000 रुपए से ज्यादा की है, और मुझे 2 चीजें मिलती हैं, गेस्ट की छूट गई हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे वो दोनों चीजें उठानी है और अपने फ्लोर सुपरवाइजर और साथ में फ्रंट ऑफिस को इन्फॉर्म करनी है कि रूम नंबर 101 में मिस्टर भाटिया रुके हुए थे और उनको ये दोनों चीजें उनकी छूट गई हैं। तो फ्रंट ऑफिस का काम क्या है? वो सबसे पहले साइड बाय साइड, यहाँ 2 स्टोरी चल रही है, साइड बाय साइड फ्रंट ऑफिस टीम जो है मिस्टर भाटिया को ट्रैक करेगी, और अगर मिस्टर भाटिया एयरपोर्ट तक या बस अड्डे तक या रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचे हैं तो हम उनको देन एंड देयर ट्रैक करके वापस बुलाने की कोशिश करेंगे, उनका सामान पहुंचाएंगे, और मिस्टर भाटिया का जो सामान छूट गया वो उनको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोशिश ये होती है कि गेस्ट का सामान जितनी जल्दी हो सके उस तक पहुंच जाए। अगर मिस्टर भाटिया अपने घर जा चुके हैं तो हम अपने हाउसकीपर, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की हेल्प से एक मेल भेजेंगे, और उस मेल में लिखा होगा कि मिस्टर भाटिया आपका ये सामान 101 नंबर कमरे में छूट गया है और हम इसको वापस करना चाहते हैं, बताइए क्या तरीका है? आप इसको वापस लेने के लिए खुद आना चाहते हैं, या हम इसको कुरियर कर दें, या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आकर के इसको लेना चाहता है? अगर मिस्टर भाटिया इन तीनों में से कोई भी तरीका पसंद करते हैं हम उसको फॉलो करेंगे। इधर 101 कमरे में जो सामान मिला है उसमें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल है? जो रूम जीएसए इसको सामान मिला है, फ्लोर सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव इसको सामान मिला है, वो तुरंत इस सामान को अपने फ्लोर के जो
सुपरवाइजर है, एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मैनेजर, उनको इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने के बाद तुरंत ये सारा का सारा सामान ले जाकर के लॉस्ट एंड फाउंड का जो कस्टोडियन इंचार्ज है उसको जाकर के जमा करेंगे। कस्टोडियन इंचार्ज के पास लॉस्ट एंड फाउंड स्लिप है, जो ट्रिप्लिकेट कॉपी में मैंने आपको पहले बताया था, वो ट्रिप्लिकेट कॉपी में वो सामान की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें नोट डाउन करेगा, और जो बंदा लेकर के आया है ये सामान उसके सिग्नेचर लेगा और अपने भी सिग्नेचर करेगा। ठीक है जी, सिग्नेचर हो गए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम है वो ट्रिप्लिकेट कॉपी में, जो पहली कॉपी के ऊपर हम लिख रहे हैं और नीचे 2 कार्बन कॉपी लगी हुई है, उसमें ये ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से लिखी होनी चाहिए। उसका एक सेपरेट फॉर्मेट होता है जिसमें आपका पाने वाले का नाम, जमा करने वाले का नाम, आइटम का डिस्क्रिप्शन, डेट, टाइम और लोकेशन लिखी होती है। नीचे आपको कस्टोडियन के और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के या लॉस्ट एंड फाउंड इंचार्ज के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, वो ये सारी चीजें लेकर के रूम जीएसए को वापस अपने काम पे भेज देगा और कस्टोडियन की ड्यूटी अब यहां से शुरू हो जाती है। कस्टोडियन क्या करेगा? कस्टोडियन इस सारे सामान को, जो भी दोनों चीजें मिली हैं, इनकी वैल्यूएशन निकालेगा और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की हेल्प लेगा। अब इसमें क्या है, एक पुराना जूता मिला है और एक घड़ी मिली है। घड़ी की वैल्यूएशन जो है हम उसको डालेंगे वेरी वैल्यूएबल में, और जूते की वैल्यू जो पुराना है उसको हम डालेंगे नॉन वैल्यूएबल के अंदर, क्योंकि पुराना जूता 1000 रुपए से महंगा नहीं होगा और घड़ी जो है वो 5000 से ऊपर है। तो हम दोनों को अलग अलग उसमें डालेंगे और एक ही पैकेट के अंदर रख करके उस स्लिप के अंदर लिख देंगे कि द वन आइटम फाउंड इन द नॉन वैल्यूएबल कैटेगरी, अनदर आइटम फाउंड इन द वैल्यूएबल कैटेगरी, और दोनों आइटम का स्पेसिफिकेशन विद द कलर, ब्रांड नेम एंड मॉडल नेम के साथ उसमें डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड का जो कस्टोडियन है वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि वो दोनों आइटम्स को एक पॉलीथीन के अंदर, एक ट्रांसपेरेंट शीट की पॉलीथीन के अंदर, पॉलीबैग के अंदर रखेगा। जो ट्रिप्लिकेट कॉपी है उसकी पहली शीट को फाड़ेगा और इसके साथ अटैच कर देगा और लॉस्ट एंड फाउंड कवर के अंदर रख देगा। अब ये कवर्ड कहां से आई? तो आपको मैं बता दूं कि लॉस्ट एंड फाउंड स्टोरेज एक ऐसा प्लेस होता है जो बहुत ही सेपरेट है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। इसकी चाबी या तो लॉस्ट एंड फाउंड कस्टोडियन के पास रहती है या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के पास रहती है, और इसका डेली डे टू डे गिवन एंड टेक होता है, इसका हैंडओवर होता है, क्योंकि ये एक ऐसी अलमीरा है, एक ऐसा स्टोर रूम है जिसमें आपका बहुत वैल्यूएबल से लेकर के नॉन अवेलेबल तक सामान है। और बात वैल्यूएबल नॉन वैल्यूएबल की नहीं है, बात यह है कि इसमें आपका जो गेस्ट है, जो गेस्ट आपके लिए, जिसको हम गॉड बोलते हैं, उसका सामान रखा हुआ है। तो ये सामान किसी भी हालत में मिसप्लेस या मिस आउट नहीं होना चाहिए, या टूटना नहीं चाहिए, या खराब नहीं होना चाहिए। तो ये स्टोरेज बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए। मंथ वाइज इसके अंदर इसके सेगमेंट होने चाहिए कि जून का ये है, जुलाई का ये है, अगस्त का ये है इस तरीके से, सितंबर का ये है इस तरीके से होना चाहिए, और ये बहुत ही सेपरेट तरीके से होना चाहिए। इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रखा होना चाहिए। तो वो जो है वो इस पैकेट को उठा करके स्टोर के अंदर जिस मंथ का सामान है उस मंथ वाले खाने में या उस मंथ वाले कॉलम के अंदर रख देगा। और ये सारा जो स्पेसिफिकेशन है, जो 2 कॉपी अभी बची हुई है हमारे पास, जो हमारी ट्रिप्लिकेट बुक में है, उससे देख करके लॉस्ट एंड फाउंड के रजिस्टर में भी चढ़ा देगा। तो रिकॉर्ड हमारे पास 2 जगह है अभी, एक ट्रिप्लिकेट कॉपी में और दूसरा रजिस्टर के अंदर। जब रजिस्टर के अंदर ये सारी चीजें भी चढ़ा देगा, उसके बाद वो जो कस्टोडियन है वो अपने सिग्नेचर उस पर करेगा और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के सिग्नेचर भी उसके ऊपर करा लेगा। तो आपके पास स्लिप के ऊपर और दोनों के ऊपर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के सिग्नेचर होने चाहिए। अब हम आते हैं कि तो ये प्रोसीजर हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड हमारा स्टोर हो गया। इसके बाद कस्टोडियन जो है वो उस गेस्ट को मेल डालेगा, उसमें लिखेगा कि आपका ये सामान हमारे पास छूट गया है। अगर गेस्ट कहता है कि मैं नेक्स्ट विजिट में आकर के सामान लेना चाहता हूं, तो बहुत अच्छी बात है, हम ये इनका सामान होल्ड करेंगे। अगर इस मेल पे गेस्ट कहता है कि आप मुझे कोरियर से भेज दीजिए, तो हम उसको ये सारा सामान कोरियर कर देंगे और उस रिकॉर्ड में हम कोरियर का जो डॉकेट नंबर है वो लिख देंगे, जहां पे भी जो एंट्री हमने करी है उसके सामने। अच्छा जी, अगर गेस्ट इस पे कोई रिप्लाई नहीं करता है, गेस्ट नहीं चाहता है कि वो सामान वापस ले, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे पास इन सारी कैटेगरीज का जो मैंने आपको पहले बताया है एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब मुद्दा आता है और बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम इसको डिस्पोज ऑफ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। भाई डिस्पोज ऑफ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो इस कवर्ड के अंदर, स्टोरेज के अंदर हमारे आइटम्स की लाइन लगती चली जाएगी और बहुत सारे आइटम खराब होने लगेंगे। तो इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। एक टाइम पीरियड तो हमें डिसाइड करना ही पड़ेगा कि इन आइटम्स को हमें कब फेंकना है या किसी को देना है या ऑप्शन करना है। ठीक है जी, तो ये आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन कि डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं। तो डिस्पोज ऑफ करने का सिंपल तरीका यह है कि हम सर्टेन टाइम के बाद कैटेगरी वाइज इन चीजों को डिस्पोज ऑफ हमें करना होता है। तो जब डिस्पोज ऑफ करना होता है तो उसमें हम डिस्पोजल शीट बनाते हैं या डिस्पोजल रजिस्टर जो हमने बना रखा है उसमें हम सारे आइटम जो भी हमें डिस्पोज ऑफ करने हैं उनका सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर लिखने के बाद हम फाइनेंशियल कंट्रोलर या एफएनबी कंट्रोलर के सामने इन सारी चीजों को रखते हैं और उनके सामने इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें एज पर द प्रोसीजर हम डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब वो उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि डिस्पोज ऑफ करना है, तो हम उसी शीट में उनके वहीं पे साइन करा लेते हैं, जिसपे पहले से एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के भी साइन है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर इज द फर्स्ट पर्सन हु डिसाइडेड कि ये सारा सामान आपका अब डिस्पोज ऑफ होने का टाइम आ गया है एज पर द प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमने एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को साइन करा लिया कि ये सारा सामान हमें डिस्पोज ऑफ करना है। सेकंड जो है हमने क्या किया,
फाइनेंशियल कंट्रोलर से चीजें वेरीफाई करा के उनके साइन करा लिए। जब फाइनेंशियल कंट्रोलर इन सारी चीजों को वेरीफाई कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर ये सारी चीजें वेरीफाई कर देते हैं, तो ये शीट जो डिस्पोजल शीट है चली जाती है जनरल मैनेजर के पास, और जनरल मैनेजर जो है इसको सारी चीजों को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो ये सारा का सारा सामान इसके बाद जो है सिक्योरिटी के कॉलम में चला जाता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में चला जाता है, और वहां पर हम इसका एक गेट पास बनाते हैं जिसको बोलते हैं नॉन रिटर्नेबल गेट पास या एनआरजीपी गेट पास। एनआरजीपी गेट पास तो आपको मैंने बता दिया है, वो गेट पास होता है जिसपे कोई भी सामान जब बाहर जाता है तो उस पर लिखा जाता है ऐसा सामान जो बाहर जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो हम अगर इस सामान को बाहर निकाल रहे हैं तो हम उसका एक गेट पास बना लेते हैं, एनआरजीपी गेट पास पे इसकी एंट्री कर लेते हैं, और उस गेट पास पे हम यूएफसी के एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के सिक्योरिटी इंचार्ज के सिग्नेचर कर लेते हैं। ठीक है, तीनों के सिग्नेचर कर लेते हैं, इससे कि वेरीफाइड हो जाता है कि जो सामान डिस्पोजल स्लिप पे लिखा हुआ है, डिस्पोजल शीट पे लिखा हुआ है, वही सामान हमने एनआरजीपी गेट पास पे भी लिखा हुआ है। एक कॉपी फोटोकॉपी डिस्पोजल शीट की हम एनआरजीपी गेट पास पे लगा देते हैं, क्योंकि एनआरजीपी गेट पास भी डुप्लीकेट कॉपी होता है उस बुक के अंदर, या ट्रिप्लीकेट कॉपी होता है। तो ट्रिप्लीकेट कॉपी के साथ जो कॉपी बुक के अंदर रह जाती है उसके अंदर हम एक शीट लगा देते हैं, जिससे कि प्रूफ रहे या वेरीफाइड रहे कि कभी भी अगर किसी को रेफरेंस ऑडिट करनी है तो आपके पास प्रूफ रहे। ठीक है, तो एनआरजीपी गेट पास बन गया, अब ये सारा सामान हो गया। अब शाम को जब ये जो सामान है जा रहा है, अभी मिलेगा किनको? तो ये सामान जनाब मिलता है उन लोगों को जिन लोगों ने ये सामान कलेक्ट किया होता है, पाया होता है या पाया होता है। तो उनके नाम हमारे पास उस स्लिप में, ट्रिप्लीकेट स्लिप में लिखे हुए हैं, उससे हम नाम जो है डिस्पोजल की जो हम स्लिप बना रहे हैं उसमें भी हम नाम एक कॉलम में आगे लिख देते हैं कि भाई ये लोगों को हम डिस्पोज कर रहे हैं या उनको हम गिवन दे रहे हैं ये सारा सामान। तो ये सारा सामान वो लोग अपने पास अपने साथ ले जाते हैं और गेट पास जो हमारा एनआरजीपी गेट पास है आइटम के सामने साइन कर देते हैं और सामान बाहर चला जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि वेरी वैल्यूएबल या वैल्यूएबल सामान कैसे होटल से बाहर निकाला जाता है। एक सीन ये भी है, एक तो सीन ये हो गया कि आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, जिसको मिला उसको दे दिया। कुछ होटल्स के अंदर पॉलिसी ये कहती है कि हम इसको ऑक्शन कर देते हैं। तो ऑक्शन का प्रोसीजर भी यही है कि आपके पास सारी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, डिस्पोजल शीट तक आपका सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, और उसके बाद यूएफसी और हाउसकीपर जो है वो टाउन हॉल में, टाउन हॉल एक मीटिंग होती है, कॉमन मीटिंग होती है पूरे होटल की, वहां पे सारे सामान को लगाएंगे और इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड बनेगा, और उसके बाद इसका ऑक्शन होगा। ऑक्शन से जो भी पैसा आएगा, ऑक्शन मतलब बिडिंग होगी, बिडिंग में जो सामान खरीदना चाहता है उसका नाम लिख लिया जाएगा, जो भी बिड जीतेगा। सपोज वो जूते की बिड अगर मैंने जीत ली 200 रुपए में, तो वो जूता मेरा हो गया, और वो जूता उस समय मुझे नहीं मिलेगा, वो उसका प्रोसीजर फॉलो होगा और उसके बाद फिर ये जूता मुझे मिलेगा। बिडिंग के बाद भी अगर ये सामान बाहर जा रहा है तो उसी प्रोसीजर से जाएगा, फिर एनआरजीपी पास बनेगा, वो सारा सामान सिक्योरिटी में जाएगा, एनआरजीपी पास बनेगा और हम साइन मारेंगे, और उसके बाद वो सामान बाहर वापस चला जाएगा। दोनों में प्रोसीजर सेम है, बाहर जाना है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ वहां पे पहले वाले प्रोसीजर में फ्री में सामान बाहर जा रहा था जिसको मिला था, यहाँ पे ऑक्शन के थ्रू जा रहा है। अब ऑक्शन जो होता है वो वैल्यूएबल और वेरी वैल्यूएबल वाले ही सीन में होता है। अब हम बात कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि सामान कैसे आया और कहां से बाहर चला गया। अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लिकर आपको बताया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमें लिकर मिलता है तो उसका क्या करते हैं? लिकर और पेरिशेबल आइटम जो खाने पीने का सामान है वो होटल के बाहर नहीं जाता है, क्योंकि आज की डेट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है कि किसी भी चीज को खा करके या पी करके आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या उसके अंदर पॉइजन हो सकता है, या वो चीज हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो सकती, और लिकर को इनकरेज भी नहीं करते हैं कि कोई एम्प्लॉय हमारा पिए। तो हम इसको क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। तो ड्रेनिंग इज अ प्रोसीजर, हम उसको ड्रेन करते हैं। क्या प्रोसीजर होता है? सारा प्रोसीजर सेम है, डिस्पोजल शीट बनेगी, सब कुछ बनेगा, डिस्पोजल शीट तक सारा प्रोसीजर सेम है। बट जब डिस्पोजल शीट बन जाती है तो इसमें हम वो सामान जो लिकर है और जो पेरिशेबल आइटम है इसको सिक्योरिटी में नहीं भेजते और इसका एनआरजीपी पास नहीं बनता, वो प्रोसीजर नहीं होता। इस केस में प्रोसीजर ये होता है कि हम यूएफसी या फाइनेंशियल कंट्रोलर को फिर से बुलाते हैं और उनके प्रेजेंस में ये सारा सामान नाली में फेंक देते हैं या ड्रेन में फेंक देते हैं और इसको ड्रेन आउट कर देते हैं, इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और उस शीट के आगे, उस कॉलम के आगे जो डिस्पोजल शीट हमने बनाई है, उस कॉलम के आगे इन दोनों आइटम्स के या इन तीनों आइटम्स के जो भी काउंटिंग है उनके आगे लिख देते हैं कि थिंग्स डिस्पोज्ड इन द फ्रंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर एंड यूएफसी। तीन लोग या दो लोग फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें पहला जो कॉमन पर्सन है वो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर है, फाइनेंशियल कंट्रोलर या एफएनबी कंट्रोलर में से एक बंदा कोई भी वहां पर होना चाहिए और हम उसको डिस्पोज ऑफ उसके सामने कर देंगे एंड हम उसको साइलेंटली उसमें लिख देंगे कि ये दोनों चीजें हुई। तो अब आपको समझ में आ गया कि सारी चीजें किस तरीके से घूमती हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया और आपको बता दिया। बताना और जानकारी बहुत जरूरी है, इसको मैं शॉर्ट में भी बता सकता था बट कई चीजें फिर आपको क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आती। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया दोस्तों
तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई भी डाउट है मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर दे दूंगा। आप मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे मैं अभय सक्सेना के नाम से अवेलेबल हूं, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैं बीइंग अभय के नाम से अवेलेबल हूं, तो आप यहाँ पे भी मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी आपके साथ चैट कर सकता हूँ और लाइव जुड़ सकता हूँ, फेस टू फेस आप मुझसे बात कर सकते हैं वहां पे, अगर आपको कोई भी डाउट है। तो इस टॉपिक के बारे में जो भी हम डिस्कशन कर सकते थे वो हमने डिस्कशन कर लिया है। आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा हाँ, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आने वाली वीडियो जो हमारी ट्रेनिंग क्लास है, जो आने वाले ट्रेनिंग क्लास है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वो पहुंचाने के लिए आप तक आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम है कि आपको अपना जो यूट्यूब में बेल आइकन है साइड में, उसको प्रेस करना पड़ेगा, तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आप लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी नॉलेज इसी तरीके से बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने घरों में, अपने जॉब्स में सेफ रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।